आपने भूतिया ट्रेन या बस आदि के बारे में सुना ही होगा, लेकिन मैंने सोचा कि आज आपको कुछ अनोखा बताऊं। इसलिए मैंने हवाई जहाज़ के बारे में बताना चाहा, क्योंकि कोई चलती ट्रेन या बस से तो बच सकता है, लेकिन क्या कोई उड़ते हुए हवाई जहाज़ से बच सकता है या बच पाएगा? इसलिए इस अद्भुत और रसप्रद कहानी का आनंद ले। मेरी उस दिन अहमदाबाद में मीटिंग थी और मैं बेंगलोर में रहता था, तो मैं उस दिन सुबह की फ़्लाइट लेकर अहमदाबाद पहुंच गया। मैं करीब 10 बजे के आसपास अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर खड़ा था। मेरी मीटिंग करीब 12:30 बजे की थी और वो मीटिंग 4 बजे तक चलने वाली थी। वैसे मैं बेंगलोर की कंपनी की ब्रांच में मैनेजर था और हमारी कंपनी बहुत जानी मानी कंपनी थी। हमारी कंपनी टीवी मैन्युफैक्चर करती थी और पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करती थी। हमारी कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, तो मुझे हमारी कंपनी की अहमदाबाद वाली ब्रांच में मीटिंग के लिए जाना था, एक नए प्रोजेक्ट के लिए। मेरे पास मीटिंग से पहले 2 घंटे थे। घर से बहुत जल्दी निकल गया था, तो मैंने एक होटल में रूम बुक कर लिया और पहले फ़्रेश होने गया। उसके बाद मैंने नाश्ता किया और अब मीटिंग में जाने के लिए बस मेरे पास 45 मिनट बाकी थे। जहाँ मेरी मीटिंग थी वहाँ तक का रास्ता 30 मिनट का था। तो मैं होटल से चेकआउट करके निकल गया और मैं समय पर पहुँच गया और फिर मीटिंग शुरू हो गई। और फिर वह मीटिंग उसके निर्धारित समय यानी कि 4 बजे तक चली और मुझे वापस बेंगलोर जाना था, लेकिन मैंने वापसी की टिकट नहीं बुक करी थी। तो मैंने सोचा कि ऑन द स्टॉप मोबाइल पर ऑनलाइन टिकट बुक कर लेता हूँ। तो मैंने फ़ोन निकाला और फिर मैंने टिकट बुक करी। बुकिंग की वेबसाइट पर मैंने जब जांच पड़ताल करी तो देखा कि सारी बेंगलोर जाने वाली फ़्लाइट उस दिन बुक हो गई थी, लेकिन लिस्ट के आखिरी में एक फ़्लाइट थी और उसमें बस एक ही सीट खाली थी और वह बेंगलोर भी जा रही थी और बीच में कोई स्टॉप भी नहीं था। तो वह फ़्लाइट 2 घंटे और 12 मिनट की फ़्लाइट थी, तो मैंने वही बुक कर दी। लेकिन उस फ़्लाइट के बारे में कुछ तो अजीब था कि वह फ़्लाइट बस उसी दिन की थी। लेकिन मेरे दिमाग में आया कि अगर ऐसा है तो फिर उस फ़्लाइट का शेड्यूल वापस का कब था? उसकी इन्फॉर्मेशन तो वेबसाइट पर थी ही नहीं। पर डूबते को तो तिनके का सहारा है। वह अहमदाबाद में एक दिन रुकना उससे अच्छा है कि मैं शाम तक घर पहुंच जाऊं। और एक बात और नोटिस करने वाली थी कि जैसे ही मैंने रिफ़्रेश करा तो देखा कि उस फ़्लाइट की टाइमिंग और मेरी मीटिंग ख़त्म होने की टाइमिंग बहुत मैच कर रही थी। ये कोई इत्तेफाक था या फिर कुछ और? मैं वहाँ एयरपोर्ट पर समय पर पहुँच गया और मैंने देखा कि उस टाइम पर एयरपोर्ट पर एक ही विमान खड़ा हुआ था। वैसे तो अहमदाबाद जैसे बड़े शहर में एयरपोर्ट कभी खाली नहीं मिलता। मैंने सोचा कुछ तो अजीब था, लेकिन मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं जल्दबाजी में भी था थोड़ा। मैंने चेक इन किया और फिर एयरपोर्ट पर 1 घंटा बैठा था और उस दौरान मैंने थोड़ा कुछ खा भी लिया। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उस एयरपोर्ट पर एक भी इंसान नहीं था सिवाय एयरपोर्ट के स्टाफ के। ये बहुत ही अजीब था क्योंकि अहमदाबाद जैसे बड़े शहर में रोज़ हज़ारों लोग फ़्लाइट से यातायात करते हैं। फिर मैंने अपना बोर्डिंग पास दिखाया और मैं फ़्लाइट पर जाकर मेरी सीट पर बैठ गया। पूरी फ़्लाइट खाली थी, लेकिन धीरे धीरे सब लोग आने लगे और पूरी फ़्लाइट भर गई और करीब 6 बजे फ़्लाइट का टेक ऑफ हुआ और एयर होस्टेस ने अनाउंसमेंट किया कि मौसम एकदम साफ़ है। आशा करते हैं कि आपकी यात्रा शुभ मंगल हो। फ़्लाइट के टेक ऑफ के बाद करीब आधे घंटे बाद अचानक सब लोग खड़े हो गए और सब लोग एक तरफ देखने लगे। कोई ज़रा भी प्रतिक्रिया नहीं दिया, मानो कोई जिंदा लाश हो। 10-15 मिनट तो वह लोग ऐसे ही खड़े रहे, बिना हिले डुले,
या बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। मुझे डर तो लग ही रहा था, लेकिन डर से ज़्यादा मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे इस स्थिति को लेकर। मैं हैरान था कि ये सब लोग एक साथ ऐसे जिंदा लाश की तरह क्यों खड़े थे, और क्यों सब एक ही दिशा में देखे जा रहे थे। फिर वह सब लोग मेरी तरफ घूरने लगे। मैं बहुत घबरा गया। मैंने कहा, हेलो, आप सब लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों घूर रहे हो?" लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं। तो मैं भागकर कैबिन क्रू के रूम में गया, जहाँ विमान का स्टाफ और एयर होस्टेस होते हैं। तो मैं क्या देखता हूँ, वह लोग भी कोई जिंदा लाश की तरह मुझे घूर रहे थे। वह लोग भी जरा भी हिल डुल नहीं रहे थे। मैं बहुत डर गया। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैं भागता भागता हाफता हुआ कॉकपिट में गया, और जो मैंने देखा वह देखकर मैं स्तंभित हो गया। वहाँ पर दोनों पायलट भी बाकी लोगों की तरह खड़े थे, हिले डुले बिना या फिर कोई प्रतिक्रिया दिए बिना मुझे घूर रहे थे और मेरी तरफ बढ़ रहे थे, मानो कोई जिंदा लाश हो। विमान खुद से उड़ रहा था, बिना पायलट के कंट्रोल के, और मैंने देखा कि विमान में ईंधन ही नहीं था, फिर भी विमान उड़ रहा था। फिर मैं भागकर बाहर आया तो मैंने देखा कि सब लोग फ्लाइट पर, सब लोग मेरी तरफ बढ़ रहे थे, और वह लोग के शरीर पारदर्शी हो रहे थे, जैसे कि उनके शरीर वास्तविक यानी कि इवापोरेट हो रहे हो, जैसे कि उनके शरीर वाष्पित हो रहे हो और केवल उनकी आत्मा ही बची हो। वह सब मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैं उन सब के आर पार देख पा रहा था। उन सब ने मुझे घेर लिया और मुझ पर हमला कर दिया, मानो वह आत्माएं या जो कुछ भी वह थे, वह मानवीय मांस और खून के लिए तरस रहे हों। ये जो कुछ भी हो रहा था वह बहुत भयानक था। ये बात है 5 साल पहले की बात है, जब एक नई एयरलाइन कंपनी खुली थी और उसकी पहली फ़्लाइट थी। तो जब उनकी पहली फ़्लाइट थी, इसलिए उन्होंने 30% डिस्काउंट रखा था। वह फ़्लाइट मुंबई से सऊदी अरेबिया जा रही थी। ये फ़्लाइट 4 घंटे और 25 मिनट की थी। तो वह फ़्लाइट का दोपहर के 4 बजे टेक ऑफ हुआ, लेकिन टेक ऑफ के करीब 1 घंटे बाद एक पक्षी उड़ता हुआ विमान के इंजन से टकरा गया, मानो वह पक्षी स्वयं यमराज का रूप लेकर आया हो। इंजन में से आर पार होने के बाद उस पक्षी के लाखों टुकड़े हो गए, लेकिन उस फ्लाइट का इंजन फेल हो गया और वह फ्लाइट आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, और वह फ्लाइट कहीं अरबी समुद्र में क्रैश हो गई। ये सब इतना जल्दी हुआ, एक पल में सब कुछ ठीक चल रहा था और दूसरे ही पल फ्लाइट आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और क्रैश हो गई। और अचानक यह हादसा होने की वजह से यात्रियों की आत्माएं, उनका शरीर और ये दुनिया त्यागने के लिए तैयार नहीं थी। क्रैश के बाद गवर्नमेंट की रिस्पांस टीम ने उस फ्लाइट के मलबे को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस क्रैश हुए विमान का मलबा कहीं भी नहीं मिला, ना ही कोई यात्री का मृत शरीर मिला। उन्होंने पूरे अरबी समुद्र में बहुत ढूंढा, लेकिन वह फ्लाइट और उसके यात्री का एक नामो निशान भी नहीं मिला। आखिर वह विमान और उसके यात्री आखिर गए कहाँ? लेकिन आप सब सोच रहे होंगे कि मुझे ये विमान की कहानी कैसे पता है। तो ये विमान जो अरबी समुद्र में क्रैश हो गया था, वह विमान अब भूतिया विमान बन गया था, और सारे यात्रियों की आत्मा अब उस विमान पर भटकती। उन्होंने पूरे विमान अपने वश में कर लिया था, और वह विमान अब ईंधन के बगैर उड़ता, और वह आत्माएं अब खून की प्यासी थी। अब भूखी आत्माएं अपनी प्यास बुझाने के लिए शिकार ढूंढ रही थी। जैसे मैं उस दिन अहमदाबाद से मैं बेंगलोर जाना चाहता था और मुझे कोई फ़्लाइट नहीं मिल रही थी, तो उन आत्माओं ने मेरे लिए जाल बिछाया और मुझे फंसा लिया। और उन आत्माओं ने ऐसा जाल बिछाया था कि जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तब मैं एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया था। जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तब ना मैं किसी को देख पा रहा था और कोई मुझे देख पा रहा था।
मतलब हकीकत में वहाँ पर एयरपोर्ट पर कई सारे लोग थे और भीड़ भी थी, लेकिन ना मैं उनको देख पा रहा था और ना वह लोग मुझे देख पा रहे थे। ये आंखों का छलावा था और वह विमान, भूतिया विमान, सिर्फ मुझे ही दिख रहा था। मानो वह वहाँ था और नहीं भी। यह आत्माओं का रचाया हुआ मायाजाल था और वह आत्माएं बहुत ताकतवर थी, क्योंकि वह एक आत्मा नहीं बल्कि बहुत सारी आत्माएं थी। उनमें कुछ क्रेन क्रैश वाली आत्माएं और कुछ उन लोगों की आत्माएं जिन्हें उन आत्माओं ने शिकार बनाया था। मैं निकला था घर से मीटिंग के लिए। फिर मैं वापस बेंगलोर जाने की जगह मैं उस भूतिया विमान में फंस गया था। मुझे ये सब कहानी तब पता चली जब मैं वहाँ से बचकर निकल गया। अब आप सब सोच रहे होंगे कि मैं हवा के बीच उड़ते विमान में भूखी आत्माओं से घिरा हुआ कैसे बच गया। पर मैं वहाँ से बच गया था, लेकिन सिर्फ मेरा शरीर ही बच पाया। मेरी आत्मा उन लोगों के साथ उस भूतिया विमान पर कैद हो गई। मतलब मैं भी उस विमान पर उन सब लोगों की तरह आत्मा बन गया था। वह यात्रा मेरी ज़िंदगी की अत्यंत भयावह यात्रा थी और ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी यात्रा थी। अब मैं भी उन लोगों के उस भूतिया विमान पर भटकता हूँ। 4 दिन बाद राहुल ने अभी अभी अपनी बैचलर्स की डिग्री ली थी और उसका जॉब इंटरव्यू था। वह अपने जॉब इंटरव्यू के लिए वह चेन्नई से मुंबई आया था और उसने जॉब इंटरव्यू दे दिया और फिर उसको वापस चेन्नई जाना था, लेकिन सारी फ़्लाइट बुक हो गई थी। लेकिन एक फ़्लाइट में एक सीट खाली थी, तो उसने वह बुक कर दी। अब वह मोरा आत्माओं के मायाजाल में फंस गया था। उन्हें एक और नया शिकार मिल गया था। ये भूतिया विमान पर लोगों को छलावे से फंसाने और उनकी आत्मा कैद करने का सिलसिला चलता ही रहेगा। उन आत्माओं ने पहले भी बहुत सारे लोगों को फंसाया और आगे भी अपनी प्यास मिटाने के लिए फंसाती रहेंगी। इन आत्माओं को कभी भी शांति नहीं मिलेगी, इनकी भूख कभी नहीं मिटेगी। बहुत बड़े जंगल के पास एक सुनसान आलीशान हवेली थी। इसे आर्यन ने अपने हॉलिडे मनाने के लिए ख़रीदा था। आज वो अपनी सेक्रेटरी के साथ उस बंगले पर गया। गाड़ी से उतरकर आर्यन ने जैसे ही बाहर के बंगले पर नज़र डाली तो आर्यन बंगला देखकर बहुत खुश हुआ। वो गाड़ी के बाहर काफ़ी देर तक बंगले के इधर उधर घूमता रहा। उसके बाद उसने पूछा, यहाँ से बस्ती या फिर कोई नज़दीकी शहर कितनी दूरी पर है यार? सेक्रेटरी ने कहा, सर मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं पता करता हूँ। उसने बंगले के गेट पर बने गार्ड रूम में जाकर देखा तो एक बहुत ही बूढ़ा सा आदमी गार्ड की ड्रेस में बैठा था। उसकी आंखें धसी हुई थी। उसके दाढ़ी के बाल लगभग सफ़ेदी पड़ चुके थे। देखने से अजीब लग रहा था। सेक्रेटरी ने उससे पूछा, ए बाबा, यहाँ से शहर कितनी दूरी पर है? वो गार्ड वहाँ से बाहर निकल आया और कुछ नहीं बोला। वो सीधा आर्यन के पास पहुँचा और उसे घूरते हुए बोला, तो आप हैं इस हवेली के नए मालिक? आर्यन ने अपनी सेक्रेटरी की ओर हैरानी से देखा और फिर उस गार्ड को कहा, हाँ मैंने ही खरीदी है ये। आप कब से हो यहाँ? गार्ड के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान थी और उसने कहा, एक लंबे अरसे से हूँ यहाँ। आर्यन आगे कुछ कहता, उससे पहले ही वो गार्ड वहाँ से जाने लगा। जाते जाते उसने उनसे कहा, चाबी मेरे पास है, अंदर जाना हो तो ले लेना। ज़्यादा देर बाहर रहना सेहत के लिए ठीक नहीं है। उसकी चाल डाल देखकर आर्यन और उसके सेक्रेटरी शेखर को काफ़ी अजीब सा लग रहा था। वो दोनों एक दूसरे के चेहरे की ओर देखते रहे। आप रात को यहीं रुकेंगे? शेखर ने उस चौकीदार से प्रश्न किया। पीछे पलटते हुए उसने कहा,
ज़रूरत पड़ने पर। रहस्यमय जवाब सुनकर आर्यन से रहा नहीं गया और उसने फिर पूछ ही लिया, आपका नाम क्या है और ये कैसे बात कर रहे हैं आप? गार्ड ने आर्यन की आंखों में आंखें डाली और बोला, रोशन, रोशन नाम है मेरा। अब वो गार्ड अपनी जगह पर चला गया। आर्यन ने अपने शेखर से कहा, कुछ अजीब नहीं लग रहा तुझे? हाँ लग तो रहा है साहब। हो सकता है उम्र हो चुकी है उसकी, तो शायद डिस्टर्ब होगा। शेखर ने आर्यन को सांत्वना देते हुए कहा। फिर से शेखर ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, चलो अंदर चलते हैं, बारिश होने वाली है। आर्यन ने भी आसमान की ओर देखा और बोला, अजीब है यार, यहाँ के लोगों के साथ साथ मौसम भी बड़ा अजीब है, बिन मौसम की बरसात। ये कहते हुए आर्यन और शेखर बंगले के अंदर जाने लगे। दिन भर की थकान और लंबा रास्ता तय करने की वजह से शेखर को नींद आ रही थी। उसने आर्यन से कहा, सर मुझे थोड़ी देर आराम करना है, मेरी तबीयत। आर्यन ने कहा, हाँ तुम आराम करो, तब तक मैं हवेली को देख लेता हूँ। अभी भी बारिश हो रही थी। वो कमरे की बड़ी खिड़की पर खड़ा था और बंगले के आसपास की सुनसान एरिया और वहाँ की अंधकार में शांति के साथ साथ दिल में कंपन उत्पन्न करने वाली आसमान में तड़पते बिजली को महसूस ही कर रहा था कि एक कार उस गेट के सामने आकर रुकी। रात के अंधेरे में उसे कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन शायद उसे कुछ सुनाई दिया। ओह नो, इसे भी यहीं खराब होना था। इतनी सुनसान जगह पर कोई लिफ्ट भी नहीं देगा। ओह गॉड। बड़ी ही सुरीली पर पतली सी आवाज़ सुनाई दी। बहुत ध्यान से देखने पर उसे कड़कती बिजली की धुंधली रोशनी में एक लाल साड़ी पहने हुए एक खूबसूरत महिला दिखी। वो बारिश में भीग रही थी, जिसकी वजह से वो गाड़ी से बाहर आ गई और उसकी गाड़ी भी खराब हो चुकी थी। काफ़ी इधर उधर देखने के बाद उस महिला ने उस बंगले की ओर देखा और मेन गेट पर आकर एक आवाज़ दी, कोई हेल्प करेगा मेरी? प्लीज़ हेल्प। आर्यन दूसरे माले के कमरे की खिड़की पर लगभग खड़ा होकर सब देख रहा था। इतने बड़े बंगले में वही अकेला इंसान था जो अभी भी जाग रहा था। उसने ऊपर से ही आवाज़ दी, कौन है वहाँ? मैं हूँ रागनी, उस महिला ने कांपते होठों से बताया और मदद के लिए पूछा। आर्यन ने ऊपर से ही पूछा, इतनी रात गए कहाँ जा रही हो, वो भी सुनसान रास्ते पर? मैं वो अपने पति से मिलने जा रही थी तो रास्ता भटक गई हूँ और ये मेरी कार भी खराब हो गई है, रागनी ने बताया। आर्यन ने उसे अंदर बुला लिया और अंदर सोफे पर बिठाया और उसे टॉवल दिया और कहा, अगर चेंज करना हो तो कपड़े दे दूंगा। रागनी बिना कुछ कहे तौलिया लेकर बाथरूम की ओर चली गई। तब तक आर्यन ने 2 गिलास में विस्की डालने लगा। तब उसे ध्यान आया कि उसने तो रागनी को बाथरूम के बारे में बताया ही नहीं था, तो रागनी को बाथरूम का रास्ता कैसे पता चला? इस बात ने आर्यन को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि इस बंगले की डिज़ाइन कुछ खास तरीके से की गई थी कि सारी चीज़ों का अगर पता ना हो तो एक अनजान व्यक्ति बाथरूम तो क्या, ऊपर जाने वाली सीढ़ियों का भी पता ना कर पाए। कुछ ही देर में रागनी अंदर से अपने बालों में तौलिया लपेटे हुए आ रही थी और जब वो आर्यन के पास आई तो उसके होठों पर मुस्कान थी। आर्यन ने उससे कहा, खाने के नाम पर तो अभी मेरे पास कुछ नहीं है और शायद तुम्हें भूख भी लग रही होगी। अपने होठों पर मुस्कान बिखेरते हुए उसने विस्की से भरा हुआ ग्लास उठाया और स्माइल करते हुए चीयर्स का इशारा किया और धीरे धीरे सिप लेते लेते ग्लास खाली करने लगी। अपना ग्लास खाली करने के बाद आर्यन ने कहा, तुम्हें अगर सोना हो तो सामने वाले रूम में जाकर सो सकती हो। उसने स्माइल करते हुए पूछा, आपको नींद नहीं आ रही?
तो आर्यन ने कहा, ऐसे मौसम में ही नींद आती है, तुम सो जाओ, मैं बाद में सो जाऊंगा। रागिनी उठी और सामने वाले कमरे में जाने लगी। आर्यन उसे जाते हुए देखता रहा। लाल साड़ी में उसका छर्रा बदन, चिकनी कमर, मांसल जांघें। आर्यन उसके मोहिनी रूप का दीवाना सा होने लगा था। उसके जाने के बाद आर्यन ने एक पैग और बनाया और उसके बदन की खुशबू को महसूस करते करते पीने लगा। अचानक से ना जाने क्यों आर्यन उसके प्रति कुछ ज़्यादा ही आकर्षित हो गया। रागिनी उसके दिल और दिमाग में दोनों में घर सा करने लगी थी। करीब 1 घंटे ऐसे ही बैठ रहने के बाद उसने देखा सामने वाले कमरे का दरवाज़ा खुला है और रागिनी बिना साड़ी के दरवाजे पर खड़ी है, मानो वो उसे बुला रही हो या फिर उसे बुलाने के लिए ही दरवाजे पर खड़ी है। आर्यन ने गिलास टेबल पर रखा और खड़ा हो गया। अब रागिनी मुड़ी और अंदर चली गई। आर्यन से रुका नहीं गया, वो भी उसके पीछे अंदर चला गया। अंदर जाते ही दोनों ने प्यार से एक दूसरे को गले लगा लिया और एक साथ बेड पर लेट गए। आर्यन उसके साथ उसकी मर्जी से संबंध बनाने लगा। आर्यन का काम हो जाने के बाद उसे गहरी नींद आने लगी। सुबह आर्यन को उसके सेक्रेटरी शेखर ने जगाया और उससे पूछा, अरे सर, आप रात को किससे जोर जोर से हंस के बात कर रहे थे, जबकि मेरे अलावा यहाँ और कोई नहीं था। आर्यन ने अपने चारों ओर इधर उधर हैरानी से देखा और शेखर से पूछा, कहाँ है वो, देखो बाथरूम में तो नहीं है। शेखर ने कहा, सर पूरे बंगले में मेरे और आपके अलावा और कोई नहीं है। अरे फिर कहाँ गई? ये कहते हुए आर्यन ने अपने जल्दी से कपड़े पहने और उसे कमरे से बाहर ढूंढने लगा। शेखर उसे हैरानी से पूछता ही रहा, सर आप किसकी बात कर रहे हैं, कौन आया था यहाँ? अब आर्यन और शेखर नीचे मेन गेट पर पहुंचे। वहाँ गार्ड और उसके साथ एक और आदमी आ चुका था। आर्यन और शेखर को अपने सामने खड़ा देख वे दोनों ने बड़ी हैरानी से और आश्चर्य से देखने लगे। आर्यन ने पूछा, क्या हुआ, आप लोग हमें ऐसे हैरानी से क्यों देख रहे हैं? रोशन लाल के चेहरे के हाव भाव उड़ चुके थे। उन्होंने कहा, इसका मतलब वो तुमने संतुष्ट कर दी और अब वो कहर मचा देगी, उसकी शक्तियां वापस आ गई हैं। शेखर ने रोशन लाल को पूछा, अरे क्या बोले जा रहे हो, समझ नहीं आ रहा हमारे। रोशन ने कहा, वो एक शापित यक्षिणी थी, उसे हर रात संबंध बनाना होता है और जो पुरुष उसे संतुष्ट नहीं कर पाता है तब वो उसे गुस्से में आकर उसका खून पी जाती है। आर्यन ने उसे पूरी बात बताने को कहा तो उसने बताया कि बहुत सालों पहले इस बंगले की जगह एक आश्रम हुआ करता था। यहाँ एक तपस्वी साधना करते थे। इस यक्षिणी ने उन्हें अपने रूप और शक्तियों के द्वारा सम्मोहित कर उनके साथ संभोग कर लिया था और उनका ब्रह्मचार्य समाप्त कर दिया था, जिसके चलते उन्होंने इसे शाप दिया कि तेरी भी शक्तियाँ और ये तेरा रूप धीरे धीरे दोनों क्षीण होती जाएंगी। लेकिन फिर यक्षिणी ने बहुत मिन्नत की तो उन्होंने एक वरदान भी दिया कि तेरी शक्तियाँ तुझे तब वापस मिलेंगी जब तुझे कोई संभोग करते हुए पूर्ण संतुष्ट करेगा। लेकिन ये घटना कालांतर घटती रहेगी और ये तेरे साथ हर साल होगा। शेखर ने कहा, तो इसका मतलब अब यक्षिणी 1 साल तक लोगों को अपना शिकार बनाती रहेगी। रोशन ने आर्यन की ओर इशारा करते हुए कहा, यक्षिणी की तलाश इस नौजवान पर ख़त्म हुई है, वो इसे आसानी से छोड़ेगी नहीं, फिर से आएगी वो इसके पास। आर्यन ने पूछा, क्या मुझसे पहले भी किसी को अपना शिकार बनाया था उसने? रोशन ने बताया, यहाँ आने वाले हर एक मर्द के साथ वो ऐसा ही करती है। शेखर ने पूछा,
तो तब उसका अगला कदम क्या होगा? रोशन ने बताया, आर्यन ने उसे संतुष्ट कर दिया है, इसलिए वो उसे हमेशा के लिए अपना बनाना चाहेगी। उससे बचने के लिए कोई तो उपाय होगा। इस पे रोशन लाल ने जवाब दिया, उससे बचना तो वैसे नामुमकिन है, लेकिन हाँ, एक तरीका हो सकता है। बस उसमें तुम्हारे प्राण जाएंगे, और अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो बच भी सकते हैं। और वैसे भी तुम्हें क्या दिक्कत, प्राण तो तुम्हारे वैसे भी नहीं बचेंगे। आर्यन ने कहा, जो भी करना होगा मैं वो करूँगा, आप मुझे बताइए करना क्या है। वैसे उससे बचना तो नामुमकिन है, लेकिन लेकिन हाँ हाँ हाँ, एक तरीका है मेरी नज़र में, लेकिन मैं वो तुम्हें बता दूं, पर तुम्हारे प्राणों को खतरा है। अरे, खतरा तो तुम्हारे प्राणों को वैसे भी है, और खतरा क्या, वो तो प्राण लेकर जाएगी। अब तुम्हें मैं तुम्हारा मकसद बताता हूँ। अगर तुम मुझसे बचना चाहते हो तो यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर एक काशवा जंगल है, जहाँ पर बेहद खूंखार जानवर भी हो सकते हैं, और उसी के बीचों बीच रहते हैं उनसे भी खूंखार अघोरी, जिनकी दहाड़ के सामने बड़े से बड़ा शेर ढेर है, जिनके पास पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है। और हाँ, उन्हें देख पाना भी किसी खुशमती से कम नहीं है। लेकिन याद रखना, जैसे ही उन्हें देखो, उनके चरणों में गिरकर अपनी जान की भीख मांगना, क्योंकि याद रखना, वही तुम्हें बचा सकते हैं। उनके अलावा कोई भी तुम्हारी जान नहीं बख्श सकता। और हाँ, 8 बजे से पहले पहले तुम्हें वहाँ तक पहुँचना होगा। इसके बाद आर्यन अपनी सेक्रेटरी के साथ उन जंगल की तरफ बिना देर किए निकल जाता है। वो गाड़ी को अभी 100 की स्पीड में चला रहा था, और जो जगह थी वो थोड़ी मोड़ माड़ वाली थी, मतलब कि अगर एक भी पहिया इधर से उधर हुआ या स्टीयरिंग हल्का सा भी घूमा तो गाड़ी सीधा खाई में। लेकिन आर्यन शायद इतना डर गया था कि उसे और कुछ सूझ नहीं रहा था। वो सीधा गाड़ी को ऊपर भगाता गया, और देखते ही देखते शाम के 4 बजे तक वो वहाँ जंगल में पहुँच गया। अब दूसरा रास्ता था उन जानवरों से बचना, और तीसरा मकसद था अघोरी को ढूंढना। जानवरों से तो एक बार को वो बच जाए, लेकिन अघोरी को ढूंढना एक नामुमकिन कार्य था। लेकिन फिर भी उसने पूरी कोशिश करी। उसे शाम के 6 बज गए, लेकिन अघोरी उन्हें कहीं भी नहीं मिले। फिर वो थक हार कर एक पेड़ के पास बैठ गया और वहाँ पर अपनी मौत का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि 8 बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे। अब आर्यन मन में महाकाल का महामृत्युंजय मंत्र बड़बड़ाने लगा, और मन ही मन मृत्यु के देवता महादेव को याद करने लगा। तभी उसे कानों में एक आवाज़ सुनाई दी, मेरे प्रिय वर, मैं आ गई तुम्हें लेने। अरे, तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हारा वहाँ इंतज़ार कर रही थी। चलो ना, चलते हैं, और हाँ, आज तो कल से भी ज़्यादा मज़े करेंगे। तभी आर्यन ने आँख खोली और देखा सामने से एक काफ़ी डरावनी औरत आ रही थी, जिसकी आंखों से खून बह रहा था, जिसके बाल हवा में उड़ रहे थे, और जिसके पूरे बदन पे मक्खियाँ मंडरा रही थी। अब आर्यन ने आँख बंद करी और महामृत्युंजय तेज गाने लगा। पूरे जंगल में यह आवाज़ गूंज रही थी। मंत्रों की आवाज़ से पूरा जंगल मंत्रमुग्ध सा हो गया। और तभी जब वो डायन या फिर यक्षिणी आर्यन को छूने ही वाली थी कि तभी उसकी आंखों के सामने अघोरी आ गया,
जो आर्यन की तरफ कमर करके खड़ा था और उस यक्षिणी की तरफ अपना मुंह। उसने हाथ में एक रुद्राक्ष ली और उसे मंत्र करके उस यक्षिणी के पास रख दिया। इसके बाद वो यक्षिणी वहाँ से भाग गई और इतनी डर गई कि दोबारा वहाँ वापस नहीं आई। उसके बाद उसने अघोरी से बोला, बाबा बाबा मुझे बचा लो बाबा, मेरी जान बचा लो बाबा। अघोरी ने उसे उठाया और बोला, बेटा देख, मैं तेरा सारा मामला समझ गया, लेकिन याद रख, जो मैं बोलूँगा उसमें तेरे प्राणों को भी खतरा हो सकता है। अगर तू अब भी राजी है तो ठीक, बाकी तो जैसी शिव शंकर जी की मर्जी। इसके बाद उसने अघोरी से बोला, बाबा देखो, जो भी होगा वो होगा, लेकिन कम से कम इससे बुरा तो नहीं होगा। बाबा ने कहा, तो सुन फिर क्या करना है। बाबा की सारी बात सुन के वो वापस हवेली में चला जाता है और जैसे ही हवेली में वो एंटर करता है, उसके सामने बेड पर रागिनी लेटी होती है। वो इतनी सुंदर लग रही होती है जैसे कोई हूर की अप्सरा उतर के आई हो। उसका पूरा बदन किसी शीशे की तरह चिकना होता है। उसकी नागिन जैसी लचकती कमर, उसके लाल लाल होठ, उसके खुले भीगे बाल और उसका चिकना बदन। वो उसके पास आते आते धीरे धीरे अपने एक एक कपड़े उतार रही थी। इसके बाद आर्यन भी उसकी तरफ बढ़ दिया और दोनों एक दूसरे को किस करने लगे और आर्यन ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया और उसे खिंचाकर बेड पे फेंक दिया और खुद उसके ऊपर चढ़ के उसके पूरे बदन का स्वाद लेने लगा। देखते ही देखते वो दोनों मदहोशी में खो गए और देखते ही देखते वक्त मिलने पर आर्यन ने नारंगी फांसा उसके गले में पहना दिया, जो उसे अघोरी ने मांत्रित करके दिया था। उसके बाद वो बेड पे ही लेटी रह गई। वो चीखती रही लेकिन वो उठ नहीं पा रही थी। इसके बाद आर्यन रसोई में गया और मट्टी का तेल लेकर आया और उसने बेड पर जाकर उस पर मट्टी का तेल छिड़क दिया और पूरे बेड को मट्टी के तेल से रंग दिया और पूरे कमरे में छिड़क दिया। इसके बाद उसने गेट बंद करके माचिस की तिल्ली जलाकर उसके अंदर फेंक कर पूरे कमरे में आग लगा दी, जिसके बाद वो कमरा पूरी तरह से जल गया और रागिनी भी उसके बाद नहीं बची। वो दिन था और आज का दिन है। रोहन कभी भी उस बंगले में नहीं जाता और वो बंगला उसने दोबारा किसी शिवम कुमार नाम के आदमी को बेच दिया है और आज शिवम कुमार उस बंगले का मालिक है। लेकिन आज भी जब भी आर्यन उस रात को याद करता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरा नाम धीरेंद्र है। ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे अगर मैं आज भी याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। ये बात है 10 साल पहले की, जब मैं 15 साल का था और मेरा छोटा भाई पीयूष 10 साल का था। उस दिन जब ये घटना हुई, उस दिन मैं और मेरा छोटा भाई, हम दोनों घर पर उस दिन अकेले थे, क्योंकि हमारे मम्मी और पापा एक ज़रूरी काम से बाहर गए हुए थे। उन्होंने कहा था कि उनको वापस आने में 3 घंटे लगेंगे। तो मैंने और मेरे छोटे भाई ने सोचा कि मम्मी और पापा 3 घंटे बाद आने वाले हैं, तो क्यों ना हम प्रैंक कॉल करें। प्रैंक कॉल मतलब शरारती कॉल। इसमें ऐसा होता है कि हम कोई अनजान नंबर को लेकर अनजान इंसान को कॉल करके उनके साथ कुछ भी झूठ मूठ का बोलकर मजाक करते हैं। तो हमने फ़ोन उठाया और हमने अनजान नंबर डायल करके हमने पहले आदमी को कॉल किया और फिर मजाक करके हमने उनको कह दिया कि हमने आपको प्रैंक कॉल किया है। फिर हमने कॉल काट दिया और ऐसे ही हमने एक दूसरे आदमी को कॉल किया और फिर हमने उसके साथ भी मजाक किया
और फिर हमने तीसरे इंसान को कॉल किया। और फिर जब हमने उसको कॉल उठाया तो हमने बात करनी शुरू कर दी और फिर हमने उसके साथ मजाक किया। और जैसे ही हमने हमारी बात ख़त्म की, इतने में ही वह अनजान आदमी कहने लगा, तुमने मुझे कॉल करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। इसके बाद हम लोग बहुत डर गए और हमने फटाफट से फ़ोन रख दिया और कॉल काट दिया। मानो या ना मानो, अगर आप हमारी जगह होते तो शायद वो आवाज़ सुनने के बाद आप भी डर जाते, क्योंकि हम थे भी तो छोटे और घर में अकेले भी थे। अब ऐसी चीज़ किसी छोटे बच्चे के साथ हो तो उसके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा, ये तो आप समझ ही सकते हो। इसके बाद हम थोड़ी देर तक डर के मारे चुपचाप करके बैठे रहे। हमारे घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। करीब 10 मिनट बाद फ़ोन की घंटी बजी और वह उस खौफनाक सन्नाटे को तोड़ते हुए फ़ोन की घंटी पूरे घर में गूंजने लगी। ये वही अनजान नंबर से कॉल था जिसे पहले हमने प्रैंक कॉल किया था। 1-2 बार तो मैंने फ़ोन काट दिया, लेकिन उस अनजान इंसान का कॉल पे कॉल आए जा रहा था। तो मैंने और मेरे छोटे भाई, हम दोनों ने मिलकर सोचा कि उस अनजान आदमी को कॉल करके माफ़ी मांग लेते हैं। तो हमने उसका कॉल उठा लिया। तो जैसे ही हमने कॉल उठाया तो कॉल की सामने वाली तरफ से फ़ोन में से ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था और फिर कोई ज़ोर से चिल्लाया और फिर वह अनजान आदमी बोलने लगा, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ, तुम नहीं बच पाओगे। आधा घंटा है तुम्हारे पास, जो करना है वह कर लो, आधे घंटे में मैं आ रहा हूँ, नहीं बच पाओगे तुम। ये सुनकर मैं बहुत ही डर गया। मैंने तुरंत ही फ़ोन रख दिया और थोड़ी देर के लिए मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया। लेकिन फिर मैंने पुलिस को कॉल करने का सोचा। फिर मैंने सोचा कि मम्मी पापा को कॉल करूँगा तो हमें उल्टा डांट पड़ेगी और उन्हें वापस आने में भी देर लगेगी। तो आखिर में मैंने पुलिस को कॉल किया और उन्हें सारी घटना बताई और हमारा एड्रेस दिया और उन्हें जल्दी से जल्दी आने के लिए कहा। करीब 15 मिनट बाद पुलिस आ गई। पुलिस के आने के बाद मेरी जान में जान आई। उन्होंने उनसे पूछताछ की और पूरी घटना का इंटरोगेशन किया और फिर उन्होंने 4 अफसर हमारे घर के बाहर और 4 अफसर घर के अंदर सुरक्षा के लिए दिए। जैसे जैसे घड़ी में समय आगे बढ़ा, वैसे ही हमारी दिल की धड़कन तेज हो रही थी। कहीं हमने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती तो नहीं कर दी थी? क्या ये मुझे और मेरे भाई को भारी पड़ेगा? मैं बस यही सोच रहा था। घड़ी में आधा घंटा पूरा हो गया था और आधे घंटे के ऊपर ऊपर लगभग 2 मिनट ऊपर हो गए थे। पूरे घर में घड़ी की आवाज़ गूंज रही थी और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। इतने में सन्नाटा टूटा और किचन की खिड़की का कांच टूटने का आवाज़ आया। तो 2 पुलिस अफसरों ने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ क्या देखते हैं, वहाँ पर चाकू पड़ा हुआ था जो किसी ने किचन की खिड़की से फेंका था। इतने में ऊपर की बालकनी का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और ऐसा लग रहा था कि कोई सीढ़ियों से उतर रहा है। हमारे घर में ऐसा था कि पहले बालकनी थी, फिर एक बेडरूम था और फिर सीढ़ियाँ थी और वह सीढ़ियाँ सीधा घर के हॉल में उतरती थी। तो अगर कोई बालकनी का दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है तो वह सीढ़ियाँ उतरकर घर में घुस सकता है। ऐसा लग रहा था कि कोई सीढ़ियों से उतर रहा है। तो हम दोनों, यानी मैं और मेरा भाई, हम दोनों और साथ ही वो दोनों पुलिस वाले भी सतर्क हो गए। 5 मिनट बाद कदमों की आहट आना रुक गई। तो एक पुलिस अफसर वहाँ देखने के लिए गया कि वहाँ क्या था। तो जैसे ही वहाँ वह देखने के लिए गया तो 1 मिनट के लिए तो कोई आवाज़ नहीं आई, लेकिन फिर किसी के ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। तो हम 5, यानी मैं, मेरा भाई और 3 पुलिस अफसर, हम वहाँ भागकर देखने के लिए दौड़ गए और हमने देखा कि कोई काले रंग की हुडी, टोपी वाली टी-शर्ट पहना हुआ एक अनजान इंसान था। उसके हाथ में एक लंबा धारदार चाकू था। उसने
उस अफसर को कंधे से दबोचकर पकड़ा हुआ था और उसने उस पुलिस अफसर के गले पर चाकू ताका हुआ था। उस अनजान इंसान की हाइट लगभग 8 फुट या 9 फुट के आसपास थी। वो बहुत लंबा था और उसने काला कोट पहन रखा था। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि उसके आँख नाक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। ये हमें समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों है। क्या उसने अपने चेहरे के ऊपर कोई फेस ग्रास पहन रखा था या कुछ और, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन वो इंसान एक आम इंसान से बहुत अजीब था। उसके पैर भी काफ़ी अजीब लग रहे थे। इसके बाद उन 3 अफसरों ने बाहर से बाकी 4 अफसरों को मदद के लिए अंदर बुला लिया और वहाँ कुल 11 लोग थे। मैं और मेरा भाई, वह अनजान आदमी और वह उसकी पकड़ में वह पुलिस अफसर और बाकी के 7 पुलिस अफसर। वह अनजान चिल्ला रहा था कि कोई आगे नहीं आएगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। अगर कोई आगे आया तो इस पुलिस अफसर का सर धड़ से अलग कर दूंगा। वह एक था और सारे पुलिस अफसर कुल मिलाकर 7। तो उसे जैसे तैसे करके उन्होंने पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन फिर उसने उन लोगों को एक ही झटके में ऐसा धक्का दिया कि वो काफ़ी दूर जाकर गिरे। और उस इंसान ने मुझे और मेरे भाई को पकड़ने की काफ़ी कोशिश करी, लेकिन हम वहाँ से भाग गए और उन अफसरों के पीछे दबक गए। उसके बाद उन अफसरों ने हार मानकर उसके ऊपर गन तान दी। इसके बाद भी वो नहीं रुका और आगे बढ़ने लगा, तो उन्होंने अपनी सारी बंदूकों से फायर करा। उसके बाद वो इंसान धीरे धीरे पीछे हुआ और वहाँ से जंगल की ओर भाग गया। ये समझ के पुलिस वाले बड़े अचकित रह गए कि वहाँ पर ऐसा क्या था, वो इंसान कौन था, क्या था, ये किसी को पता नहीं लगा। उस दिन के बाद उन्होंने लगभग 4 दिन हमारे घर पे और पहरेदारी रखी और 4 दिन के अंदर अंदर कुछ हरकत नहीं हुई। उसके बाद सब कुछ सामान्य सा हो गया और आज भी इस बात को कम से कम 2 साल बीत गए और हमने उस आदमी को आज के बाद से कभी नहीं देखा। और हैरानी की बात तो ये है कि मेरे घर में सीसीटीवी कैमरास हैं, लेकिन मैंने जब चेक करा, यहाँ तक कि जब पुलिस वालों ने खुद चेक करा, तो उस आदमी की एक भी फ़ोटो नहीं थी उसमें। ये बड़ी हैरानी की बात थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। और लेकिन आज मैं उस इंसान को अच्छी तरह जानता हूँ कि वो कौन था। वो था सिलेंडर मैन। और ये सब जो वाक़या हुआ था, ये मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, लेकिन ये सारी घटना सेटल की एक जोनिया शहर की है। वैसे उसके बाद क्या आपको भूत प्रेत और आत्माओं में विश्वास है? कहा जाता है कि वही अतृप्त आत्माएं तीनों लोगों के बीच भटकती रहती हैं, जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, जो मौत के बाद भी जिंदा है, बदला लेने के लिए, उन अधूरी इच्छाओं को अंजाम देने के लिए या उनसे रिहाई पाने के लिए। माना कि सभी को इसका अनुभव नहीं होता, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने ना सिर्फ उन्हें महसूस किया बल्कि उन्हें देखा भी है। कोई भी घटना या कहानी अंधविश्वास सिर्फ तब तक कही जाती है जब तक वो खुद के साथ ना घटे, और जिसे भी उसका अनुभव होता है या जिसको भी वो शिकंजे में जड़पती हैं, उसका दम घुटने लगता है, उसकी रीढ़ की हड्डियाँ कांप जाती हैं, ठंड पसीने चलने लगते हैं। वो जिसको अपने शिकंजे में जड़ लेता है, उसे फिर उसके चंगुल से कोई तांत्रिक, कोई ओझा, कोई मौलाना और चाहे कोई पीर फकीर, कोई भी नहीं बचा सकता। भारतीय हिंदू धर्म ग्रंथों में भूत प्रेत पिशाच पिशाचनी, चुड़ैल डायन डाकनी शाकिनी, मारी महामारी, ब्रह्म राक्षस यक्षिणी, पूतना भैरव पैताल जलपरी, करोड़ों तरह के भूत प्रेत हैं। इस्लामिक ग्रंथों के अनुसार जिन्नी जिन, खबीस मलंग आदि भूत प्रेतों की चर्चा की गई है, और जब उनका अनुभव जिसे होता है वो चीख चीख कर यही कहता है, भूत आया, भूत आया।
ये घटना मेरे दोस्त के दादाजी के साथ घटी थी। बनारस के गंगा घाट के पास ही ये घटना। बहुत पुरानी बात है। तब मेरे दोस्त के पापा बहुत छोटे हुआ करते थे। मेरा दोस्त कट्टर ब्राह्मण परिवार से है और उनके खानदानी पेशे भी पंडिताई हुआ करते हैं। दोस्त के दादाजी पंडिताई करके ही घर का खर्च चलाया करते थे। दोस्त के दादाजी, जिन्हें हम सब दादाजी कहकर बुलाते थे, वो काफ़ी जाने माने विद्वान पंडित थे और वो लोगों के शादी ब्याह करवाना, बच्चे का मुंडन, गृह प्रवेश, हवन, तर्पण आदि किया करते थे। इसी के चलते उन्हें एक दिन के लिए बनारस से दूर किसी गांव में मुखिया जी की बेटी की शादी करवाने के लिए बुलवाया था। वो उन्हीं यजमान के बैलगाड़ी से उस गांव में आए। 2 दिन के लिए उन्हें उस गांव में रुकना था। दादाजी को लेने उन यजमान का नौकर बैलगाड़ी लेकर आया था। दादाजी सुबह तड़के ही उस बैलगाड़ी में चले गए और पूरा दिन का लंबा सफ़र तय करके रात 8 बजे के करीब उस गांव में पहुंचे थे। वहां गांव में यजमान के ढेर सारे रिश्तेदार पहले ही आ चुके थे। सबके भोजन पानी का बढ़िया इंतज़ाम था। बड़े बड़े पंडाल पूरे गांव में लगे थे। हलवाई बैठाए गए थे। उस रात तो दादाजी ने भरपेट पकवान मिठाई खाई और लंबी तान कर आराम से अपने बिस्तर लगाए और उस पर सो गए। लंबे सफ़र की थकावट तो होती थी, इसलिए वो गहरी नींद में सो गए। सुबह तड़के ही उठकर दादाजी ने और यजमान ने परिवार सहित विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। दादाजी ने विवाह होम हवन के लिए जो जो सामग्री लगनी थी वह सब यजमान को लिस्ट बता दिए और खुद स्नान ध्यान कर श्री भगवान जी की चौकी और हवन कुंड बनाने में लग गए। फिर चाय नाश्ते का दौर चला और दोपहर भोजन बाद दूल्हा भी उस गांव बारात लेकर पहुंच गया। हिंदू धर्म के अनुसार वैदिक पद्धति से विवाह होना था, पर वैदिक पद्धति से विवाह देर रात से शुरू किए गए थे या किए जाते हैं। रात भोज और चाय नाश्ता बाद करीब रात 1:30 बजे विवाह विधि शुरू किया गया था। वैदिक विवाह देर रात को शुरू होकर सुबह 4 बजे तक संपन्न हो जाते हैं। उसके बाद दुल्हन की विदाई का कार्यक्रम होता है। तो बहुत अच्छे से विवाह संपन्न हुआ और 4:30 बजे दुल्हन की विदाई करके दादाजी ने यजमान से कहा कि अब उन्हें वापस अपने बनारस वाले घर जाना चाहिए। लेकिन उन्हीं यजमान के एक मित्र ने आग्रह किया कि पंडित जी, आप अभी हमारे गांव आइए, क्योंकि आप अभी अच्छे से घूमे नहीं हैं, और अगर आप हमारे गांव आए ही हैं तो लगते हाथों हमारे नए मकान की श्री सत्यनारायण और गृह प्रवेश पूजा भी करवा दीजिए। दादाजी ने भी सोचा, हाँ यार, अब बार बार इतनी दूर कहाँ आऊँगा, चलो लगे हाथों ये काम भी कर लेते हैं। एक पंथ 2 काज होंगे तो आमदनी भी दुगनी हो जाएगी। यही सोचकर दादाजी ने एक दिन और ठहरना तय किया और उनसे कह दिए कि दोपहर तक पूजन संपन्न होने के बाद उन्हें बनारस वापस पहुंचा दिया जाए और उसके लिए उन्हें बैलगाड़ी का इंतज़ाम करवाने को कहा। वह यजमान खुशी से इसके लिए राजी हो गए और दादाजी ने शाम 4 बजे गृह प्रवेश और सत्यनारायण जी की पूजा पूर्ण कर दी और भोजन पकवान खाया। तब तक उनकी दक्षिणा के रूप में अनाज के बोरे और फल मिठाई रुपए सब कुछ उनके सामने रख दिए गए और उस यजमान ने बैलगाड़ी भी चढ़वा दी। दादाजी सबको आशीर्वाद देकर बैलगाड़ी में बैठे और बड़ी खुशी अपने घर वापस के लिए रवाना हुए। गाड़ीवान गांव खेत जंगल से होते हुए दादाजी को आराम से बनारस की ओर ले जा रहा था। वो लोग उस गांव से शाम 5 बजे निकल गए थे। दादाजी का अंदाज़ा शुरू से ही था कि शाम ढलते ढलते वो लोग गांव से निकलकर पक्की सड़क तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि उसके बाद का सफ़र सीधा सीधा रास्ता ही था, वो भी पूरी तरह बनारस तक। लेकिन अचानक तेज़ बरसात होने की वजह से गांव की कच्ची सड़क पर जगह जगह गड्ढे भर गए थे और बैलगाड़ी को भी रोकना पड़ गया था बरसात में भीगने से बचने के लिए। इसी चक्कर में रात के 11 बज गए उन्हें मुख्य सड़क तक पहुँचते पहुँचते।
मुख्य सड़क के आने के बाद गाड़ी वाले और दादाजी को भूख लगाई तो उन्होंने यजमान के घर में डिब्बे में पैक करके दिया हुआ स्वादिष्ट खाना खाया और सुराही में रखा ठंडा ठंडा पानी पिया। तब तक बैलों को भी आसपास हरी घास चरने के लिए गाड़ी से खोलकर पेड़ के साथ बांध दिया। फिर करीब रात 11:15 बजे वो लोग वहाँ से आगे बढ़ गए। रात के 12:30 बजे तक वो लोग मुख्य सड़क तक पहुँच गए थे। उस वक्त मुख्य सड़क भी कच्ची मिट्टी और छोटी गली नुमा रास्तों से भरी हुई थी। दादाजी जंगल और खेत पार कर चुके थे, लेकिन उस मुख्य सड़क पर भी कोई लैंप पोस्ट यानी बिजली के खंभे नहीं थे। इसलिए गाड़ीवान ने बैलगाड़ी में रखे एक और लालटेन को जलाया और दादाजी को देते हुए बोला, पंडित जी, आगे मेरे पास एक लालटेन तो जल रही है, लेकिन आपको पीछे बैठे डर न लगे, इसलिए आप भी ये लालटेन रख लीजिए। दादाजी बोले, अरे भाई, जब तुमने बैलगाड़ी इतनी तेज़ बरसात में खेत और जंगल के रास्ते निकाली तब मुझे डर नहीं लगा, तो अब क्यों डर लगेगा? अब तो बरसात भी बंद है और मुख्य सड़क पर जा रहे हैं। फिर भी अगर तुम चाहते हो तो ठीक है, रख लेता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें तो आगे पीछे देखना होगा। कम से कम ये तुम्हारे पास रख देता हूँ, इससे बढ़िया, ताकि तुम्हें आगे पीछे का ढंग से नज़र आएगा। वैसे हम लोग सुबह 5 बजे तक तो बनारस पहुँच ही जाएंगे। गाड़ीवान बोला, जी पंडित जी, हो सकता है 8 भी बज जाएं, क्योंकि बरसात की वजह से हम लोग गांव से अब तक केवल 2.5 घंटे ही सफ़र तय कर पाए हैं। फिर भी अगर और कोई बरसात नहीं हुई तो शायद हम लोग सुबह 6 बजे तक शायद बनारस में होंगे। रात के गहरे सन्नाटे और वीरान सड़क पर उनके बैलगाड़ी के चलने की खड़खड़ आवाज़ गूंज रही थी। साथ ही बैलों के गले में बंधे हुए घुंघरू भी छन छन बज रहे थे। उनके चलने के साथ साथ कच्ची सड़क से अब मेन चौराहा आने वाला था। अचानक उन्हें सड़क के दूसरी तरफ से बहुत सारी औरत की बतियानों की आवाज़ें सुनाई पड़ी तो दादाजी और गाड़ीवान चौंक गए। कमाल है, इतनी देर रात इतनी सारी औरतें इस सुनसान सड़क पर, ये तो असंभव है। वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक बहुत सी औरतों का झुंड उनकी बैलगाड़ी के सामने आ गया। सभी औरतें बहुत सजी धजी और नई नई साड़ियाँ पहने हुए थीं। ये सब देखते हुए पंडित जी ने उन औरतों से पूछा, क्या बात है देवियाँ, आप लोग इतनी देर रात इस तरह सज धज के कहाँ जा रही हैं? इस पर उन सुंदर औरतों ने कहा, अरे पंडित जी, भगवान का लाख लाख शुक्र है जो आप हमें यहाँ मिल गए। पंडित जी ये सुनकर चौंकते हुए बोले, अरे ऐसा क्यों देवियाँ, आखिर मुझसे तुम्हारा क्या क्या काम होगा? तो उनमें से एक सुंदर औरत ने मुस्कुरा कर कहा, पंडित जी, हम लोग पास के ही गाँव में रहती हैं। दरअसल हमारी बड़ी बहन की शादी है आज, लेकिन तेज़ बरसात के चलते शादी कराने वाले पंडित जी अभी तक हमारे गांव नहीं पहुंचे हैं। दूसरी औरत बोली, पंडित जी, बैंड बाजा बारात और दूल्हा दुल्हन के साथ साथ सारे रिश्तेदार और गांव वाले तैयार बैठे हैं और मुहूर्त का समय निकलता जा रहा है, क्योंकि अभी तक शादी करवाने वाले पंडित जी नहीं आए हैं और अब तो उनके आने की कोई उम्मीद भी नहीं बची। फिर सब औरतों ने एक स्वर में बोला, पंडित जी, अगर आपकी मेहरबानी हो तो आप हमारे साथ गांव चलकर बिटिया की शादी करवा दीजिए। बदले में आपको 3 गुना दक्षिणा मिलेगी। अगर आज रात शादी नहीं हो पाई तो फिर बहुत दिनों तक कोई योग नहीं है शादी के लिए। तिगुनी दक्षिणा के बारे में सुनकर पंडित जी बहुत खुश हो गए और सोचे कि चलो लगे हाथों ये शादी भी करवा ही देते हैं। बदले में 1.5 साल धन मिलेगा तो फिर काफ़ी दिनों तक बैठकर मज़े से खाऊंगा। दूसरा काम मिलने तक कोई झंझट ही नहीं होगा। यही सोचकर पंडित जी तुरंत मान गए और गाड़ीवान से बोले, भैया तुम ऐसा करो, तुम वापस अपने गांव लौट जाओ। मैं इन देवियों के साथ इनके गांव जाता हूँ। इनकी बिटिया की शादी करवा कर इनके ही गांव से दूसरे बैलगाड़ी में मैं अपने घर चला जाऊँगा। ये सुनकर उन औरतों ने भी हामी भरी और बोली, हाँ
गाड़ीवान भैया, तुम ये सारा सामान जो पंडित जी को दक्षिणा में मिला है, वह एक गठरी हम सभी औरतों के सर पर रखवा दो। फिर गाड़ीवान बोला, नहीं नहीं देवियों, अब यहाँ तक पंडित जी को लाया हूँ तो इन्हें इनके घर तक पहुँचा कर ही मैं कल सुबह अपने गांव वापस जाऊँगा, वरना हमारे मालिक हमसे नाराज़ हो जाएंगे कि पंडित जी को आधे रास्ते में ही छोड़कर भाग आया। गाड़ीवान ने एक लालटेन उन औरतों को देते हुए कहा, देवियों, आप सभी ये लालटेन उठाकर आगे आगे चलकर अपने गांव का रास्ता दिखाओ और मैं पंडित जी को अपनी बैलगाड़ी में लेकर आता हूँ। उन सुंदर औरतों ने ऐसा ही किया और वो औरतें आगे आगे चलती हुई उन्हें अपने गांव ले गईं। कुछ ही दूरी पर उनका गांव था। उस गांव में तो काफ़ी चहल पहल हो रही थी। पूरा गांव रोशनी में जगमगा रहा था। जगह जगह पंडाल बने हुए थे। पंडित जी को आता देखकर गांव के मुखिया उनके सत्कार को सहर्ष आगे गए और पंडित जी का कोटि कोटि धन्यवाद किए उनके गांव में आने के लिए। फिर बहुत बढ़िया मसाला दूध और पकवान पंडित जी और गाड़ीवान को जलपान के रूप में दिए और उनके बैलों को गाड़ी से हटाकर चारा पानी चुगाने को दिया। गांव भर में तरह तरह की मिठाइयाँ बनने की खुशबू आ रही थी। गांव में हलवाई बैठाए गए थे। पूरा गांव इस तरह रोशनी में जगमगा रहा था जैसे दिलवाली का त्यौहार हो। पंडित जी को जलपान के बाद शादी के मंडप में ले जाया गया। गाड़ीवान वहीं बैठकर गांव के लोगों को और वहीं की रौनक को देख रहा था। सहरा बांधे दूल्हा और घूंघट में सजी दुल्हन, 16 श्रृंगार की हुई दुल्हन को भी शादी में मंडप में लाया गया और वैदिक पद्धति द्वारा विवाह कार्य शुरू हुआ। पंडित जी मंत्र श्लोक पढ़ते हुए और दूल्हा दुल्हन और उनके माता पिता पंडित जी के कहे अनुसार यज्ञ वेदी में मंत्र पढ़ रहे आहुति दे रहे थे। पंडित जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब उन्हें एक एक मंत्र पढ़ने के एवज में चांदी के सिक्के दिए जाने लगे। पंडित जी ने सोचे, मंत्र जाप जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा चांदी के सिक्के मिलेंगे। इसका मतलब मंत्र ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने होंगे। यही सोचकर पंडित जी ने मंत्र उच्चारण पूरे 1 घंटे तक चलाए रखा और 1 घंटे बाद पंडित जी चांदी के सिक्कों का अंबार देखकर खुशी से उछल पड़े। पंडित जी ने विवाह संपन्न कराया और चांदी के सिक्कों को अपनी पोटली में भरकर वहाँ से चलने को हुए। उस गांव के मुखिया जी पंडित जी के पास आकर बोले, अरे माशिया, आपने तो सही समय पर पहुंचकर हमारी लाडली बिटिया की शादी मुहूर्त पे करवाई, तो आपको अपनी तरफ से बिना शगुन दिए हम जाने नहीं देंगे। उसके बाद मुखिया जी ने 100 सोने की अशरफी पंडित जी की हथेली पर रखी और ढेर सारी मिठाइयाँ जो वहीं पर हलवाई ने असली घी में बनाई थी, वह ढेर सारी मिठाइयाँ स्टील के बड़े 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 डब्बों में पैक करवा कर बैलगाड़ी में रखवा दी और उन्होंने अपने छोटे भाई से अफराज में कहा, अभिषेक भाई, जाओ पंडित जी को चौराहे वाली मुखिया सड़क तक पहुंचा कर आओ। पंडित जी ने मना भी किया कि इसकी क्या ज़रूरत है, हम आराम से खुद ही चले जाएंगे अपनी बैलगाड़ी में। फिर भी मुखिया का भाई सूकर अभिषेक उनके बैलगाड़ी के साथ साथ चलता रहा। मुख्य चौराहा वाली सड़क जैसे ही आई वैसे ही गाड़ीवान ने बैलगाड़ी रोकी ताकि अभिषेक से विदा लेकर आगे बढ़ जाए। तब अभिषेक ने पंडित जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और गाड़ीवान ने हिदायत दी कि पंडित जी को सकुशल उनके घर पहुंचा दिया जाए। फिर वह जैसे ही चलने को हुए तो एकाएक उसने फिर रोक कर कहा, पंडित जी, आप लोग पहली बार हमारे गांव आए थे, इस बात की याद हमेशा ताज़ा रहे, ऐसी कोई निशानी हमसे तो ले जाइए। पंडित जी ने खुश होकर सोचा कि ज़रूर अब कोई ना कोई दोबारा तोहफा होगा, कुछ कीमती देगा ये। तो पंडित जी ने खुश होकर कहा, अच्छा, अब और कोई तोहफा भी देना है क्या? चलो वो भी दे ही दो। पंडित जी का इतना कहना ही था कि पल में उस अभिषेक का होलिया एक भयानक शैतान जैसा बन गया और उसने अपने नुकीले नाखून पंडित जी की आंखों में घुसे डाले। पंडित जी की आंखों की पुतली बाहर निकलकर लटक गई और आंखों के गड्ढों से भर भर कर खून के फव्वारे उड़ने लगे और गाड़ीवान का हाथ उस शैतान ने पूरी ताकत से ऐसे मरोड़ा कि गाड़ीवान का उल्टा हाथ टूटकर लटक गया।
गाड़ीवान ने आओ दिखाना ताओ जल्दी से पंडित जी को खींचकर बैलगाड़ी में बिठाया और बैलों को इतनी ज़ोर से चाबुक बरसाए कि बैलगाड़ी सर पर दौड़ने लगी। पंडित जी तो अंधे हो चुके थे, लेकिन गाड़ीवान ने गाड़ी चलाते हुए जब पीछे पलट कर देखा तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। पीछे उस शैतान के साथ वो सब लोग भयानक शक्ल में खड़े थे, जिन्हें उसने गांव में मुखिया और बाकी लोग जो वहाँ पर देखे गए थे उन सबको देखा था, और उनके रूप पूरे बदले हुए थे। गाड़ीवान को समझते देर नहीं लगी कि वो लोग प्रेत थे, और वो गांव प्रेतों का गांव था जहाँ से वो जिंदा लौटे हैं। शायद उस समय सुबह के 4 बज चुके थे, इसलिए वो शैतान पंडित जी के पीछे नहीं आ पाए थे। पर उन्होंने जो पंडित जी को जख्म दिए थे वो ना तो पंडित जी कभी भूल सकते और ना गाड़ीवान। वो जख्म उनके साथ पूरी ज़िंदगी भर रहेंगे और उनकी यादें भी ताज़ा होती रहेंगी। गाड़ीवान ने अपने एक हाथ से गाड़ी हाँकते हुए आगरा शहर तक पहुंचा दी और शहर चौक में सबसे मदद लेकर बेहोश पंडित जी को अस्पताल पहुंचाया। गाड़ीवान का टूटा हाथ भी प्लास्टर लगाया गया और पंडित जी की दोनों आंखों की लटकती पुतलियों को वापस उनकी आंखों में लगाया गया और उनका ऑपरेशन किया गया। लेकिन पंडित जी की सिर्फ एक ही आंख की रोशनी वापस आई, वो भी बहुत धुंधली सी। पंडित जी के घर वालों को खबर भी की गई। सब लोग आकर उन्हें वापस घर लेकर गए और बैलगाड़ी में रखा हुआ पंडित जी की दक्षिणा का सारा सामान भी घर वालों ने अपनी गाड़ी में डाल लिए। फिर गाड़ीवान को पंडित जी की जान बचाने के लिए कुछ इनाम और धन्यवाद दिया और पंडित जी को घर ले गए। घर में पंडित जी की दक्षिणा में मिले सारे सामान को ले जाकर रखा तो पूरे घर में टट्टी जैसी गंदी बदबू फैल गई, जैसे बहुत सारे चूहे एक साथ मर गए हों। ऐसी गंदी असहनीय बदबू से घर महकने लगा। जब परिवार वालों ने सब सामान खोलकर देखा तो बाकी सब सामान तो ठीक था, लेकिन जो सामान उन भूतों के गांव से तरह तरह की स्वादिष्ट मिठाइयों के रूप में आया था वह सब सड़े हुए संडास में बदल गया था। उसी की महक से पूरा घर गंदी बदबू मार रहा था। सारा सामान उठाकर सार्वजनिक कूड़ेदान में फेंक दिया। फिर पंडित जी को चांदी के सिक्के और सोने की मोहरें याद आई। जब पंडित जी की दक्षिणा पोटली को खोला गया तो उसमें से सोने चांदी के सिक्कों की जगह कंकड़ पत्थर के थैले लगे हुए थे। पंडित जी की नज़र दोबारा नहीं बन पाई, इसलिए उन्होंने पंडिताई से संन्यास ले लिया। सब कहते हैं कि लालच बुरी बला है और यही बिल्कुल सत्य है। पंडित जी ने ज़्यादा लालच नहीं किए होते तो आज उनकी ऐसी हालत नहीं होती। बेचारा गरीब गाड़ीवान का हाथ भी बेकार हो गया पंडित जी को बचाने के चक्कर में। फिर भी उस ईमानदार इंसान ने पंडित जी को घर तक पहुंचाया और उसकी जान माल की रक्षा भी की। उस भूतिया गांव के बारे में जब पता किया गया तो ये बात सामने आई कि बहुत साल पहले सचमुच में उस जगह गांव हुआ करता था, और जिस रात उस गांव के मुखिया की बेटी की शादी थी उस रात गांव में डाकुओं ने डाका डाल दिया और सारा गांव लूट मार करके उस गांव को आग लगा दी। उस गांव में कोई भी जिंदा नहीं बचा था। किसी का अंतिम संस्कार करने के लिए कोई भी जिंदा नहीं बच पाता, जिस वजह से सभी गांव वालों की आत्माएं वहीं भटकती गईं और उसके बाद से वहाँ कोई भी नहीं जाता था और वह क्षेत्र भूतिया गांव बन गया। आज भी उस तरफ कोई नहीं जाता। पंडित जी तो रात के अंधेरे में अपने लालच की वजह से वहाँ फंस गए थे, फिर भी उन दोनों की जान बच गई। ये भी गनीमत है। पंडित जी की तरह कोई लालच में नहीं फंसना, क्योंकि लालच बुरी बला होती है। मैं डॉक्टर राजेश शर्मा। हाल ही में मैंने साहित्य में पीएचडी किया है। उस घटना के बाद जैसे सब कुछ बदल गया। मैं पिछले 9 सालों से साइकोलॉजिस्ट की सलाह ले रहा हूँ। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं आपकी ज़िंदगी में जिसे आप कभी नहीं भूल सकते। ऐसी ये घटना मेरे साथ भी थी। ये उस रात की बात है जो रात आज भी मुझे काली नागिन बन के डसती है। ये एक बहुत ख़तरनाक रात थी। ये लगभग 11 साल पहले की बात है। मैं अपने कमरे में बैठा था और शनिवार की शाम थी। मेरे पास कोई काम नहीं था।
उतने में मेरे दोस्त मुकेश का कॉल आया। उसने मुझसे कहा, हेलो। हाँ हाँ राजेश, अरे भाई जल्दी आ, करण की बर्थडे पार्टी है और उसने हमें भी इनवाइट करा है, तो मैंने सोचा कि तेरे से पूछ लूँ। इसके बाद मैंने उससे पूछा, राजीव और अंकित आ रहे हैं क्या? उसने जवाब दिया, हाँ भाई आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि चलो मैं भी चलता हूँ। ये कहकर मैंने फ़ोन रख दिया और मैं पार्टी के लिए रेडी होने लगा। पार्टी करीब 11 बजे की थी, इसलिए मैं 10:30 बजे घर से निकल गया। मैं वहाँ समय पर ही पहुँचा, लगभग 11 बजे के आसपास। वहाँ बहुत सारे दोस्त आए थे। वह बहुत बढ़िया पार्टी थी। हमने इतना एंजॉय करा कि हमें समय का पता ही नहीं लगा। पार्टी में अंकित और राजीव ने काफ़ी सारी ड्रिंक कर ली थी, तो मैंने सोचा कि उन तीनों को घर छोड़ देता हूँ, फिर मैं घर चला जाऊँगा। तो हम चार पार्टी में से निकल गए। हम चारों ही पार्टी को करीब 1 बजे के आसपास छोड़ के निकल चुके थे, लेकिन हमें रास्ते में कोई रिक्शा वाला या टैक्सी नहीं मिल रही थी। तो हम थोड़ा आगे चले, फिर भी कोई रिक्शा या टैक्सी नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि कैब कर लेते हैं, और फिर मैंने कैब बुक कर दी। हम कैब के लिए वेट कर ही रहे थे। पूरी सड़क एकदम सुनसान थी, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैंने आसपास बैठने के लिए जगह ढूंढी, लेकिन कहीं पर भी जगह ना मिलने की वजह से मैं दूर दूर तक अपनी नज़रें गड़ाने लगा। तो मुझे पास में ही 2 दुकानों के बीच एक छोटी सी जगह मिली, जहाँ पर भी एक दुकान थी। वह दुकान बहुत अजीब थी, मानो बहुत पुरानी हो। मैं वहाँ अपने दोनों दोस्तों के साथ वहाँ पर पहुँचा, तो मैंने देखा उस दुकान का बोर्ड बहुत अजीब सा था। उस दुकान के बोर्ड के 2 आखिरी सिरे पर 2 अजीब से मुख बने हुए थे, और उन मुख पर सींग बने हुए थे, मानो कोई शैतान का मुख हो। बता दूं, रात गहरी होने की वजह से आसपास की सभी दुकानें बंद हो चुकी थी, लेकिन फिर भी इसे हैरानी कहो या हमारी तेज दृष्टि, हमें उस दुकान के अंदर हल्की हल्की बत्ती जलती हुई दिखी। और जब हमने बोर्ड ढंग से पढ़ा तो उस बोर्ड पर लिखा था, ब्लैक डेविल लेमोनाडो एंड कोल्ड ड्रिंक्स। मतलब उस दुकान का नाम ब्लैक डेविल लेमोनाडो एंड कोल्ड ड्रिंक्स शायद ये था। और वह दुकान नींबू पानी और कोल्ड ड्रिंक की थी, और वहाँ पर अंदर बैठने की भी जगह थी। मैंने दुकान के बाहर खड़े होकर आवाज़ लगाई, कोई है अंदर? इतने में एक बूढ़े से दिखने वाले एक महाशय बाहर आए। उन्हें देखकर मुझे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। वे कुछ अजीब से थे। उन्होंने एक फटी पुरानी चादर ओढ़ी थी, और चादर के नीचे के कपड़े ठीक से ढके नहीं थे, सिर्फ चादर ही दिख रही थी। उनका चेहरा कुछ अजीब सा था। उनके चेहरे पर एक अजीब सी कशिश थी। उनके चेहरे की लाली ऐसी थी मानो कोई जिंदा इंसान ना हो। मैंने उनसे पूछा, क्या हम अंदर बैठ सकते हैं? वो हमारी कैब अभी थोड़ी देर में आती होगी। तो उन्होंने एक बड़ी सी भारी और अजीब आवाज़ में कहा, हाँ हाँ अंदर आ जाओ बेटा। फिर हम अंदर बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने हमसे पूछा, कुछ लोगे क्या? पीने को, खाने को, कुछ भी? उतने में मुझे ख्याल आया, और मैं मेरे मन में बोला कि राजीव, अंकित और हिमांशु को तो नींबू पानी पिला देता हूँ, जिससे उनका हैंगओवर थोड़ा कम हो जाएगा। तो मैं उनसे कहा कि अंकल 3 नींबू पानी दे दीजिए। मैं इतना कहते ही वो नींबू पानी बनाने चले गए। मैं चांद की तरफ देख रहा था। उस दिन पूर्णिमा की रात थी। चांद बहुत चमक रहा था। मैं चांद को बस देख ही रहा था कि मुझे मेरी परछाई नहीं दिख रही थी। मुझे देखकर कुछ याद आया कि जब भी मैं छुट्टियों में नानी के घर जाता था, तब मेरी नानी मुझे भूत की कहानियाँ सुनाया करती थी। वह कहती
कि जिसकी परछाई न दिखे वह भूत होते हैं। मुझे मेरी आंखों पर शक हुआ कि कहीं ये भ्रम तो नहीं, इसलिए मैं चेक करने के लिए धीरे से खड़ा हो गया और मैं धीरे से चलकर थोड़ा पास गया और मैंने जो देखा उसे देखकर मेरा दिल मेरे गले में आ गया। मैंने देखा कि वह जो नींबू निचोड़ रहे थे उसमें से नींबू के रस की जगह गहरे लाल रंग का खून निकल रहा था। जैसे ही मैंने वो देखा उतने में ही वह मेरी तरफ यानी कि पीछे घूम गए। फिर मैंने जो नज़ारा देखा वो तो मैं आज तक भूल ही नहीं सका। वह दृश्य आज तक मेरे सपनों में आता है। मैंने देखा कि उनका चेहरा और पूरा शरीर ऐसा हो गया था मानो इस दुनिया के बाहर का प्राणी हो। उनके चेहरे पर ये आंखें और नाक गायब हो गए थे और उनके कान बहुत ही बड़े हो गए थे और उनकी वह बहुत अजीब सी हंसी बहुत डरावनी थी। उनके वह नुकीले दांत जिससे कुछ दांत टेढ़े मेढ़े और छोटे छोटे थे। ये देखकर मैं बहुत डर गया और मेरे दोस्तों को कुछ पता ही नहीं था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वह शराब के नशे में थे। मैं दौड़कर मेरे दोस्तों के पास गया। मैं मेरे दोस्तों को वहाँ से उठा ही रहा था कि इतने में वह अजीब सा प्राणी पास आने लगा। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं मेरे दोस्तों को लेकर भाग सकूं, लेकिन वह शराब के नशे में थे, इसलिए मैं उन्हें बचाकर भाग नहीं पाया। फिर मैं वहाँ से बहुत तेज़ी से भागा और मैं दुकान के बाहर ही भाग रहा था कि मैं बीच में आए पत्थर की वजह से सीधा नीचे गिर गया। फिर मैंने ज़मीन पर गिरी हुई हालत में पीछे मुड़कर देखा तो वह अजीब सा प्राणी मेरे एकदम पीछे खड़ा था। मैं डर के मारे खुद को बैठे हुए घसीटते हुए थोड़ा पीछे चला गया। मेरे पसीने छूट रहे थे। मैंने उसे डरी सहमी आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों हमें मारना चाहते हो? उसने एक अजीब और डरावनी आवाज़ में कहा, एक बार की बात है, तुम लोगों की तरह रात को 3 नौजवान आए थे। वह लोग भी शराब के नशे में धुत थे। उन्होंने आकर नींबू पानी मांगा। शराब के नशे में और पैसे की लालच में आकर उन्होंने मेरा खून कर दिया और सारा सोना और पैसा लूट कर दुकान से भाग गए। उस दिन से मैं जगह जगह मेरी ये दुकान लेकर जाता हूँ और तुम लोगों के जैसे शिकार ढूंढ लेकर उन्हें मार देता हूँ। मैं उसे कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। उतने में कैब आ गई। मैं जल्दी से भागता हुआ कैब में चढ़ गया और मैंने कैब ड्राइवर से कहा, भैया जितनी जल्दी हो यहाँ से ले चलो। मेरे पसीने छूट रहे थे। मैं कैब में बैठा बोल रहा था, राम 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 राम। मैं बहुत डरा हुआ था। इतने में कैब ड्राइवर ने मुझसे पूछा, साहब आप इतने डरे हुए क्यों? आप किससे और किसको देखकर चिल्ला रहे थे? क्योंकि कैब ड्राइवर भी काफ़ी डर गया था मेरी हालत देखकर, तो उसके भी रोंगटे खड़े हो चुके थे। ये सुनकर मेरी हालत ख़राब हो गई। मतलब वह सब सिर्फ मुझे ही दिख रहा था, उसे कुछ नहीं दिख रहा था। और ये सुनकर मैं इतना डर गया कि मैं वहीं बेहोश हो गया। फिर मैं सीधा घर पर उठा। मुझे बहुत तेज़ बुखार था और मैं बहुत डरा हुआ था। ये घटना मुझे हर रोज़ सपने में आती थी और आज भी कभी कभी आती है। वो उस दुकानदार के मालिक का दृश्य, वह अजीब सा प्राणी, सब मुझे अभी भी सपने में डराता है। इस घटना के बाद मुझे मेरे 3 दोस्त राजीव, हिमांशु और अंकित कभी नहीं मिले और वो आज तक लापता हैं। दिलबाग भाई पहली बार अपने ससुराल गए। वहाँ उनके पड़ोस वाले घर में एक आदमी राजीव रहता था। राजीव ने अपने घर में तरह तरह के छोटे बड़े जानवर और पक्षी पाल रखे थे, या यूँ कहे कि उसका घर चलता फिरता चिड़ियाघर था। जानवर और परिंदे भी
इतने कि गिनती करनी भी मुश्किल थी। उनके सोसाइटी वाले कई बार पुलिस में कंप्लेंट कर चुके थे, लेकिन राजीव किसी की भी एक नहीं सुनता था। उसका कहना था, अपने घर में जानवर और परिंदे पालना किसी भी कायदे से गुनाह नहीं। मैं अपने शौक़ के लिए अपने ही घर में अपने साथ किसी भी जानवर को पालूं, किसी को उसमें क्या तकलीफ़? जो भी तकलीफ़ है सिर्फ मुझे है। अब उसकी दलील के आगे सब खामोश हो जाते और बात कुछ दिन के लिए रफा दफा हो जाती। रोज़ आधी रात के वक्त राजीव के घर से किसी न किसी जानवर या परिंदे की रोने या चीखने की आवाज़ आती थी। लोगों को ये लगता कि जानवर और परिंदे तो टाइम देखकर लड़ेंगे थोड़ी। उनको क्या पता था अब लड़ना चिल्लाना है या चैन से सोना है, इसलिए कोई ध्यान नहीं देता था। दिलबाग भाई ने भी कई बार राजीव से बातचीत करने की कोशिश की। राजीव एक अति मूर्ख इंसान था। दिलबाग या कोई भी उसे बुलाता तो वह अनसुना करके चला जाता। लोगों ने तो उसे हाफ मेंटल का नाम भी दे रखा था। दिलबाग भाई, जो हमारे रिश्तेदार हैं, अपने ससुराल में जिस बेडरूम में सोते थे उसके सामने ही उन्हें राजीव का बेडरूम दिखता था। राजीव के बेडरूम की खिड़कियां हमेशा बंद रहती थी, लेकिन रात में 0 वॉट के बल्ब की रोशनी में उनके बेडरूम की गतिविधियों की आकृति बंद खिड़की से भी उभरती थी। उस रात भी रोज़ की तरह आधी रात के बाद राजीव के घर से जानवरों के रोने कूदने की आवाज़ें आने लगी। दिलबाग सोया हुआ था, लेकिन उस तेज़ आवाज़ की वजह से दिलबाग की नींद टूटी। उसने उठकर राजीव के बेडरूम में देखा तो उसे जो कुछ नज़र आया वो बिल्कुल अविश्वसनीय था। राजीव के बेडरूम में एक परछाई उभरी थी। वो इंसान की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। शायद राजीव के घर में रात में कोई आता है। वो जो भी था, लेकिन उसके सिर पर एक सींग था या उसके जैसा था, और उसके दांत बहुत लंबे थे, जिनसे उसने अभी अभी एक जिंदा जानवर को चबाकर खा लिया था। दिलबाग के तो पसीने छूट गए, और इसका मतलब राजीव सिर्फ अकेला नहीं, उसके साथ जानवरों और परिंदों के अलावा भी कोई है। दिलबाग भाई ने घर ससुराल में सबसे ये बात बताई, लेकिन सब ने दिलबाग को चुप रहने और किसी से कुछ ना कहने को कहा। दिलबाग कुछ करना चाहता था, लेकिन वो चुप रहने के लिए मजबूर कर दिया गया था। फिर अगली रात को भी वही एक सींग वाला कोई जानवर या शैतान किसी प्राणी को जिंदा खाता हुआ नजर आया। जब वह शैतान राजीव के घर में होता है, उस वक्त राजीव कहाँ चला जाता है, यही विचार बार बार दिलबाग को आ रहा था। दिलबाग से रोज़ रोज़ के भयानक दृश्य बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। दिलबाग को उसके ससुर जी एक तांत्रिक के पास लेकर गए, क्योंकि अब तो दिलबाग को नींद में भी वही शैतान नजर आने लगा। उनका कहना था कि दिलबाग को कुछ ऊपरी हवा लग गई है, इसलिए ऐसे भयानक सपने आ रहे हैं। लेकिन तांत्रिक की समझ में सब कुछ सही सही आ गया था। तांत्रिक ने दिलबाग से सब सच सच बताने को कहा। जब दिलबाग ने राजीव के बारे में बताया तो तांत्रिक ने कहा, राजीव के दरवाजे की धूल लेकर आओ। दिलबाग का इलाज उस घर से ही जुड़ा हुआ है। दूसरे दिन दिलबाग अपने ससुर के साथ फिर से तांत्रिक के पास गया। इस बार वह राजीव के घर की दहलीज की धूल एक कागज़ में बंद करके लेकर आया था। तांत्रिक ने राजीव के घर की दहलीज से लाई हुई धूल अपने मंत्रों से उसे बांधित कर दी। कुछ देर में तांत्रिक ने झटके से आँख खोली और कहा, उस घर में कोई इंसान नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली जिन का कब्जा है। वही शैतान जिन उस घर में रहता है और जानवर परिंदों को जिंदा खाता है, क्योंकि वही तो उसकी खुराक होती है। तांत्रिक की बातें सुनकर दिलबाग के ससुर जी सहम गए। क्या इसका मतलब हम सभी एक शैतान के पड़ोस में रहते हैं? बाबा, इसमें तो हम सबकी जान को खतरा हो सकता है। बचा लो बाबा हमें। हम कहाँ जाएंगे अपने घरों को छोड़कर? कृपया हमें उस शैतान से बचा लीजिए। तांत्रिक बोले, तुम चिंता मत करो, मैं स्वयं चलकर उस जिन्नात को बोतल में बंद कर दूंगा। तुम लोग घर जाकर अपने पड़ोस में सभी लोगों को इसे कानों कान खबर कर दो, ताकि वो सतर्क हो जाएं। मैं कल सुबह आता हूँ उस जिन्नात को पकड़ने।
दिलबाग अपने ससुर के साथ घर वापस आ गया। अब तो दिलबाग के ससुर जी राजीव के घर का बंद दरवाज़ा देखकर भी थर थर काँप रहे थे। उन्होंने सभी कॉलोनी वालों को राजीव के बारे में बताया। सब लोग इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। जब रात हुई तो आधी रात को फिर जानवरों की आवाज़ें आने लगी। आज रात दिलबाग के सभी ससुराल वाले जाग रहे थे। कुछ अड़ोसी पड़ोसी भी अपने घर की खिड़कियां से देख रहे थे। एक सींग वाला कोई शैतान जिंदा जानवर को चबा चबा कर फाड़ के खा रहा था। वह नज़ारा देखकर सबके पसीने छूट गए। हे भगवान, ये राक्षस तो हमें भी खा जाएगा। बाप रे, एक जिन हमारे पड़ोस में है, हमारे अपार्टमेंट में। ना जाने वो कब से रह रहा है और हमें पता ही नहीं चला। वह रात जब सबने जागते हुए बिताई, सुबह तड़के बाबा जी दिलबाग के घर दाखिल हुए। सारे कॉलोनी के लोग उनके घर तांत्रिक के पास आकर बाबा से बोले कि बाबा जी, एक शंका है हमारी। यदि राजीव की जगह शैतान जिन्नात रहता है तो राजीव कहाँ गया? राजीव तो जिंदा है, रोज़ हमें नज़र आता है। फिर आप कैसे कहते हैं कि राजीव के घर में कोई इंसान नहीं रहता? तांत्रिक ने कहा, राजीव का सिर्फ मरा हुआ शरीर है जिसके अंदर जिन्नात रहता है। राजीव को मारकर शैतान ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। अब तो तुमको नज़र आता है, लेकिन राजीव कब का मर चुका है और जो तुम्हें नज़र आता है वो राजीव के अंदर का जिन है। इसके बाद सभी के सभी अंदर से काँप रहे थे और डर रहे थे। इसके बाद बाबा ने राजीव की दहलीज पे कदम रखा और वहीं पर बैठकर उस दहलीज के ऊपर गंगाजल छिड़का, जिसके बाद वहाँ पर पवित्रता छा गई और पूरे घर के अंदर से किसी के तेज तेज सांस लेने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई सांड नाक से हवा छोड़ रहा हो। उस आवाज़ को सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए और एकदम से ही जैसे ही तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना चालू करा, गेट के ऊपर ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे गेट पे कोई बैल सींग मार रही हो तेज तेज। लेकिन बाहर से गेट पर ताला लगा हुआ था और गेट लोहे का था, जिसकी वजह से वो खुल नहीं पा रहा था। इसके बाद बाबा ने पूरे घर को मंत्रित कर दिया ताकि वो जिन्नात बाहर ना जा पाए। उसके बाद बाबा ने 3 फल, सेब, केले और विषफला, इन तीनों को काट कर गेट के बाहर रख दिया और मंत्र पढ़ने लगे। और जैसे ही तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना चालू करा, उन तीनों फलों पर लाल रंग का कुछ पदार्थ छा गया और पता लगाने में देर न लगी, वो खून था। उसके बाद बाबा ने एक बड़ी सी बोतल गेट के पास रखी और फिर बोलने लगे, अगर तू बचना चाहता है और आज़ादी चाहता है तो सीधा इस बोतल में आ जा, वरना तुझे तांत्रिक की ताशपट्टी बन दूंगा, जिसके बाद ताशपट्टी से तेरा अंत हो जाएगा और फिर तू कभी भी जी नहीं पाएगा। अब तू खुद सोच ले, दिन दिन रात पछताएगा तू उसमें। अब तेरी मर्जी, तू प्यार से आना चाहे तो आ जा, वरना मैं ज़बरदस्ती ला दूंगा। इसके बाद जिन्नात उससे अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन तांत्रिक ने मना कर दिया। उसके बाद जब वो जिन्नात आखिरी बार सबके सामने आया तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। वो इतना डरावना था कि किसी का भी अगर मजबूत दिल हो तो वो भी फट जाए। लेकिन इसके बाद वो उस बोतल में समा गया और बाबा उस बोतल को लेकर सबको अलविदा कहकर अपने तंत्र विद्या के स्थान पर पहुँचे और वहाँ उन्होंने बोतल को रखकर बोला, हे कौर। बात लगभग बहुत पुरानी है, जब मेरी मम्मी की मम्मी यानी कि मेरी नानी की नई नई शादी हुई थी। उस ज़माने में घर में बिजली, पानी, घड़ी आदि कुछ भी नहीं होता था। ना ही पक्की सड़क होती और ना ही कोई वाहन की सुविधा थी। लोग दिन के उजालों में सारे काम निपटा लेते और शाम का सूरज ढलते ही सब अपने घरों में डुबक जाते। फिर सुबह तड़के
4 बजे मुर्गी की पहली बांग सुनते ही उठकर बैठ जाते और रोज़मर्रा के काम निपटाने लगते। नानी सुबह मुर्गे की पहली बांग के साथ अपनी सास के साथ नदी किनारे निकल जाती। वहाँ कपड़े धोकर स्नान करके फिर नदी का मीठा स्वच्छ पानी जल हांडी में कलसे में भरकर दोनों घर वापस आ जाती। फिर सबको नाश्ता और चाय बनाकर देती। यही रोज़मर्रा का काम था। उस समय घर की स्त्रियां सबसे पहले मुंह अंधेरे में अपना स्नान और सफाई कर लेती, क्योंकि सुबह उजाला होने के बाद नदी पर पुरुषों और लड़कों का स्नान और तैराकी चलती तो कोई अपनी गाय भैंस नहलाने नहीं आता था। इसलिए गांव में सबसे पहले औरतें ही नदी पर जाती और उनके लौटने पर ही घर के पुरुष और लड़के नदी पर जाया करते थे। एक रात ना जाने क्या हुआ कि नानी के घरेलू मुर्गे ने रात के 1:30 बजे ही बांग दे डाली। मुर्गे की बांग सुनकर नानी और उनकी सास जग गई और नदी पर धोने के लिए मेले कपड़े गठरी बनाकर उन्हें ले गईं। उनको तो यही लगा कि सुबह के 4 बज गए होंगे, क्योंकि मुर्गे ने बांग जो दी थी, और वो दोनों कपड़े बर्तन समेटकर नदी किनारे चल पड़ी। आज रास्ता काफ़ी सुनसान हो रखा था और गांव की औरतें भी नज़र नहीं आ रही थीं। नानी और उनकी सास ने सोचा, चलो अच्छा है, जब तक बाकी औरतें आएंगी तब तक हम कपड़े धोकर स्नान भी कर लेंगे। चलो चलो, बहुत बढ़िया बात हुई। एक बात उनके समझ में नहीं आ रही थी कि आज इतना सन्नाटा क्यों है, वरना सुबह के होने पर तो लोग बाग भी आते हैं नदी पर, या कोई लकड़ी काटने को निकलते ही हैं तो रास्ते में मुलाकात हो जाती है। पर आज तो कोई भी नहीं दिख रहा था, वो भी कहीं पर। ऊपर से उल्लू और चमगादड़ की भयानक आवाज़ें और जंगली जानवरों के गर्जन उन दोनों के कलेजे कांप रहे थे। दोनों ने घर वापस जाने का सोचा, पर नानी बोली, अरे अम्मा, अब तो हम नदी के किनारे पहुंच भी गए, तो वापस जाने से अच्छा होगा हम कपड़े धोकर नहा लेते हैं, फिर पानी भरकर निकलेंगे आराम से। तब तक सब लोग आ भी जाएंगे और हमारे काम निपट गया। ये देखकर सारी औरतें हमसे जल जाएंगी कि ये सास बहू तो सबसे तेज हैं। यही सोचकर दोनों सास बहू फटाफट कपड़े धोने लगी। सारे कपड़े धोने के बाद भी अब तक कोई और वहाँ नहीं आया था। फिर दोनों नदी में उतर गईं स्नान करने के लिए। चांदनी रात और पानी कितना ठंडा, शीतल, आह, सारी थकावट गायब हो गई। दोनों सास बहू ने काफ़ी देर तक नदी के शीतल पानी में नहाए, फिर भी उन्हें सिवाय जंगली जानवरों की आवाज़ों के अलावा और कुछ सुनाई ना दिया, ना कोई नज़र आया। नहाने के बाद दोनों ने घर से लाए हुए सूखे वस्त्र पहने और गीले वस्त्र ढो डाले। अरे बहू, कमाल है, हमारा सारा काम निपट भी गया, बस अब पानी भरकर घर चलना है। पर कोई अब तक नज़र क्यों नहीं आ रहा? हाँ अम्मा, वही तो मैं कब से सोच रही हूँ, आखिर सब गांव वाले कहाँ गए? मेरी नानी और उनकी सास ने अपने पहने हुए कपड़े नहाने के बाद धो लिए। अभी वो कपड़े धोकर निचोड़ी रही थी कि उनको नदी के पानी में बुड़बुड़ाहट महसूस हुई। नानी और उनकी सास का ध्यान उस आवाज़ की तरफ गया तो दोनों ही हक्की बक्की रह गईं। नदी के पानी में जो बुड़बुड़ होकर उबाल आ रहा था, उसमें से एक औरत लाल साड़ी पहनी और दुल्हन की तरह सोले श्रृंगार की हुई नदी में से निकली। उसके हाथ में पीतल की थाली थी। उस थाली में नारियल, हार, फूल, सिंदूर और कुछ मिठाई के साथ फल भी थे। वह औरत नदी के ठीक बीचों बीच ऐसे चल रही थी जैसे वो ज़मीन पर चल रही हो। नानी की सास ने उसे आवाज़ लगाई, और छोरी, नदी के पानी में मत जाइयो, बीच पानी घड़ा गहरा सा। पर उस औरत को जैसे उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। अरे ये कौन है? हमारे गांव में तो इन दिनों फ़िलहाल किसी की कोई नई शादी हुई नहीं थी, फिर ये छोरी किधर से आ गई? नानी और उनकी सास ने कई बार उस दुल्हन को पुकारा,
पर वो नदी के बीचों बीच जाकर खड़ी हुई, अपनी थाली से एक एक चीज़ उठाकर नदी में डालने लगी। फिर बेल का एक पत्ता, या यूं कह लो एक बहुत बड़ी बेल, नानी की सास के पैरों की तरफ आई, जिसमें नानी की सास का पैर बंद गया और वो एकदम खींची चली गई, पानी में अंदर जा रही थी। तभी नानी ने उनका हाथ पकड़ा और वो उसे खींच रही थी। फिर इतने में रामू अंकल आए, जो बगीचे में सोते थे। वो आते ही उन्होंने भी मेरी मदद करवाई। इसके बाद रामू अंकल ने भी वहाँ देखा तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। मैं रामू अंकल को बता रही थी कि ये सब वो कर रही है, पता नहीं कौन है। लेकिन हैरानी की बात थी, उस समय वहाँ कोई नहीं था। ये देखकर तो मैं भी हैरान थी, लेकिन फ़िलहाल मुझे घर जाना था, तो मैंने इस सब बातों पर ध्यान नहीं दिया और मैं अम्मा को खींच के सीधा घर ले गई। अम्मा के बहुत गहरी चोट आई थी, तो अम्मा को उस समय नानी ने सुला दिया और नानी भी वहाँ बैठकर सोचने लगी कि क्या हुआ। तब उनका समय और घड़ी पर ध्यान गया, तो घड़ी में अभी भी 3:30 बज रहे थे, जिसे देखकर नानी की आंखें फटी की फटी रह गई और उसके बाद उन्हें सारी बात समझ में आ गई और उन्होंने वहाँ बैठे रामू काका को सारी बातें बताईं। रामू काका ने बोला, मुझे तुम्हारी बातों की सारी आवाज़ें सुनाई तो दे रही थी। कहते हैं ना, गांव में बगीचे होते हैं, बगीचे में एक बंदे का सोना ज़रूरी होता है ताकि कोई फल वल ना चुरा ले या फिर कुछ उनके फल वल तोड़ के ना ले जाए, क्योंकि उन्हें ध्यान रखना पड़ता होता है, तो इसलिए वो सोते होते हैं। इसी तरह रामू काका भी सो रहे थे, लेकिन रामू काका ज़्यादा गहरी नींद में नहीं थे, तो उन्होंने वो सब आवाज़ें सुनी थी। लेकिन उन्हें लगा कि ये सब चले जाएंगे आराम से नहा जो अपना काम वाम करके, तो इन्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम का तो गांव वालों को भी पता नहीं होता कि क्या टाइम हो रहा है। इस वजह से फिर रामू काका ने उन्हें सारी बात बताई कि वक्त का पता तो मेरे को भी नहीं था, लेकिन तुम्हारी जैसी मैंने चीखने की आवाज़ सुनी तो मैं तुम्हारे पास भागा भागा आया। और जब नानी ने समय देखा तब उन्हें सारी कहानी समझ में आ गई और रामू काका ने भी बताया कि उस तालाब में लगभग 20 साल पहले की बात है, एक औरत ने अपनी मर्जी की शादी ना होता हुआ देख यहाँ पर डूब के अपनी जान दी थी, जिसके बाद से वो औरत कई बार गांव वालों को दिखाई दी है और वो चाहती है जैसे उसने जान दी वैसे ही सभी यहाँ पर जान दे दें और ये सिलसिला चलता रहे। लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि मैं समय पर पहुँच गया, वरना अगर वो लेने आती है तो वो लेकर ही जाती है। ये सुनने के बाद हमारा ध्यान बहुत खट्टा हुआ और हमारे रोंगटे भी खड़े हो गए। लेकिन उसके बाद से मैं इस बात का ध्यान रखती हूँ कि हम सही समय पर जा रहे हैं या नहीं, इसलिए मैं घड़ी ज़रूर चेक करती हूँ।